हेलो एवरीवन। आज है 2 जून और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू। तो हमारे पास आज 3 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक कोट्स देखेंगे। तो आज का कोट्स है, यू विल नॉट इंटर पैराडाइज अंटिल यू हैव फेथ एंड यू विल नॉट कंप्लीट योर फेथ अंटिल यू लव वन अनदर। तो इसका मतलब है, पहले पैराडाइज यहाँ पर जो बात आ रही है, तो पैराडाइज से हम क्या समझते हैं कि मरने के बाद एक ऐसी ज़िंदगी जो स्वर्ग है और मरने के बाद ऐसी ज़िंदगी जो एक नर्क है। तो पहले मैं आपको एक बात बहुत ब्रीफली में बताना चाहता हूँ कि देखिए, पैराडाइज से क्या समझते हैं। पैराडाइज का मतलब क्या हुआ कि मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन आप सोचें कि जिस इंसान को जीवन में स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ, अपने इस जीवन में स्वर्ग प्राप्त ना हुआ, दुख ही दुख और अपनी ज़िंदगी को दूसरों को परेशान करने में, झूठ बोलने में, चीटिंग करने में, धोखा देने में बिता दिया, तो क्या उस इंसान की ज़िंदगी इस जीवन में क्या उसने कभी स्वर्ग की प्राप्ति की, स्वर्ग की खुशी प्राप्ति की? देखिए, स्वर्ग कोई एक ऐसा स्पेशल, ऐसा नहीं है कि अभी आप मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम स्वर्ग चले जाएंगे। सवाल यह है कि इस ज़िंदगी को जब तक हम स्वर्ग नहीं बना पाएंगे, तो मरने की बाद की ज़िंदगी हमारी स्वर्ग नहीं बन सकती। तो इस जीवन को स्वर्ग बनाना है, और ये जीवन स्वर्ग तब बनेगा जब शांति होगा, जब एक दूसरे से प्यार होगा, जब एक दूसरे के लिए कृपा होगी, जब एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दिल में तड़प होगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि आप स्वर्ग नहीं जा सकते, यानी कि इस जिंदगी में भी आप स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते और मरने के बाद भी आप स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते, जबकि आपके दिलों में फेथ ना हो। किस बात का फेथ? इस बात का फेथ, एक मालिक, एक ईश्वर, एक रब का खौफ के वजह से आपके दिलों में ये फेथ ना हो, ये ईमान ना हो। और इस ईमान के वजह से आप, तब तक ये ईमान आपका कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आप दूसरों से प्रेम नहीं करते, जीवों से प्रेम नहीं करते, कृपा नहीं करते, लोगों के पर एहसान नहीं करते, तो आपका ईमान पूरा नहीं होता। देख रहे कितनी बड़ी बात है कि आपका फेथ कंप्लीट नहीं होता, तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आप दूसरों से प्यार नहीं करते। कितनी बड़ी शिक्षा है यहाँ पर। आज संसार में व्यक्ति के पास फेम आ जाता है, इंसान के पास पैसा आ जाता है, इंसान के पास नए रिश्ते मिल जाते हैं, दोस्तियाँ बन जाती है, लेकिन आप देखें क्या ये सब के बीच में प्रेम होता है? आखिर क्या चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से कुछ ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ होने का एहसास दिलाता है? अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो है प्रेम। और वो प्रेम तब तक आपके दिलों के अंदर पैदा नहीं हो सकता जब तक कि आपके दिल के अंदर आपकी आस्था कंप्लीट नहीं होती, आपका ईमान कंप्लीट नहीं होता, आप ऑनेस्ट नहीं हो सकते, आप ऑनेस्ट नहीं हो सकते, आप सच बोलने वाले नहीं हो सकते, जब तक कि आप एक दूसरे के साथ प्यार करने वाले ना हो, एक दूसरे के ऊपर कृपा करने वाले ना हो। तो आई होप, मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ग्रेट कोर्स था, ये बहुत ही ग्रेट मैसेज था सभी के लिए। और चलिए आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो जीएस पेपर 2 में ये आर्टिकल काम आएगा और ये टॉपिक है जजिंग वाइजली। तो जुडिशरी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो ये टॉपिक कवर करेगा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। तो देखिए क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारा गवर्नमेंट सिस्टम काम कैसे करता है, पहले इसको समझना पड़ेगा। मतलब जुडिशरी के आर्टिकल्स को आज थोड़ा हम गहराई से थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। गवर्निंग सिस्टम अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो मेंबर चुने जाते हैं, 545 मेंबर पार्लियामेंट में हमारे हैं और 245 राज्यसभा में है। तो 545 में से जितने मेंबर चुने जाते हैं, जो इलेक्टेड बॉडी होते हैं, जो सरकार बनाती है, तो ठीक है, उसी में से लेजिस्लेटिव चुने जाते हैं। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, जो कानून का निर्माण करते हैं, और उसी में से फिर जो लेजिस्लेटिव है वो ही, उसी में से जो है एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव वो है जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव का काम, विधायिका का काम कानून निर्माण करना है, और एग्जीक्यूटिव का काम
कानून को इम्प्लीमेंट करना है। और ये सब के बीच यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम को चेक और बैलेंस करने का काम है जुडिशरी का। तो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि जुडिशरी के पास इतना सुप्रीम पावर होता है। आर्टिकल 142 हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 142 जुडिशरी को इतनी बड़ी पावर देती है, हमारे CGI को, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर है कि अगर लेजिस्लेटिव का काम, ठीक है, विधायिका का काम, अगर वो विधि संविधान के अनुकूल नहीं है, अगर वो विधि संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करती है, प्रियम्बल को हर्ट करती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल नंबर 46 है उसको हर्ट करती है, तो जुडिशरी 142 के अंदर जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि उस लॉ को जुडिशरी नन एंड वैलिड कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरीके से ये तो हो गई विधायिका की बात। अब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो लॉ देखिए बनता बहुत ही एक प्रोसीजर्स के बाद बनता है। लॉ को बनने के लिए कई सारे जो बड़े लॉ होते हैं, जो पूरे देश पर जो है प्रभाव डालने वाले होते हैं, तो उस लॉ को बनाने में जो है लेजिस्लेटिव को काफ़ी एक सिस्टम से गुजरना पड़ता है, काफ़ी फैक्ट चेक होता है, काफ़ी कमेटियां उनकी जांच करती है, लोगों के लिए भी जो है उसमें कुछ राय विचार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो लेजिस्लेटिव का काम तो ये हो गया विधायिका, और एग्जीक्यूटिव का काम अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब जुडिशरी का दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या है। एग्जीक्यूटिव लॉ को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी जिस तरीके से लॉ को, विधि को जिस तरीके से संविधान के अनुकूल रहकर बनाया गया है, संविधान के दायरे में रखा गया है, तो एग्जीक्यूटिव भी उसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल इसी तरीके से करने की कोशिश करेगी कि वो संविधान के अनुकूल हो और संविधान के अनुकूल हो, फंडामेंटल राइट्स के अनुकूल हो, और वो संविधान के अनुकूल हो। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। तो जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं कि ये तो हमें सिस्टम समझ में आएगा। जुडिशरी का काम क्या है? चेक एंड बैलेंस करने का काम है, यानी कि चेक करना है और बैलेंस करना है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस। तो किस चीज़ का चेक एंड बैलेंस करना है? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम को चेक एंड बैलेंस करके एक संतुलन बना करके रखना है, और वो संतुलन बनाने का दायरा, संतुलन बनाने का जो क्राइटेरिया है वो संविधान होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो देखिए ये बात हो गया। अब जुडिशरी के पास देखिए और एक्स्ट्रा पावर क्या होता है कि जुडिशरी पर आप कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल डाल सकते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल क्या होता है कि सपोज दैट कि एक, जैसे कि बंधुआ मजदूरी, अगर कोई ईंट के भट्टे के पर 100 मजदूरों को खटाया जा रहा है, ठीक है, और 100 मजदूरों को उतना तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, सपोज डैट उनको 200 रुपया में जो है 12 घंटा खटाया जा रहा है, हालांकि लॉ के हिसाब से 8 घंटा काम करने का है, हालांकि काम उससे ज़्यादा लिया जा रहा है, और उसको सपोज डैट जो 200 रुपया दिया जा रहा है, लॉ के हिसाब से ये 200 रुपया ना हो करके ये 250 है। ठीक है, मान ले 250 है। तो कोई भी व्यक्ति, अगर आप में से, हम में से किसी को भी लगता है कि यहाँ पर 100 व्यक्ति का शोषण हो रहा है, यानी कि इस ईंट के भट्टे के पास 100 व्यक्ति का शोषण हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ, यानी कि जो कि एक सोसाइटी के लिए, यानी कि सारे 100 लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है, तो आप क्या करेंगे? आप उस 100 व्यक्ति के हक में PIL सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। तो ये है एग्जाम्पल, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल का इसमें समाहित नहीं है, यानी कि सोसाइटी एक समाज सेवा और एक समाज के लिए और एक लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए आप भलाई की इरादा रखते हैं, तो आप सारे लोगों की तरफ से PIL सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं, और इसकी सुनवाई बहुत जल्दी होती है और इस पर बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो ये पावर भी जुडिशरी के पास होता है। जुडिकल एक्टिविज्म, तो ये क्या होता है?
है कि जैसे कि न्यायिक सक्रियता, इसका हिंदी मतलब होता है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता क्या है कि सपोज दैट कोई ऐसा लॉ है, यानी कि जैसे कि जुडिशरी क्या कर सकती है, अपने ही लॉ को वो फिर से रीएड्रेस कर सकती है। यानी कि फ्यूचर में सपोज दैट पास्ट में अगर कोई लॉ फ्यूचर में अगर जुडिशरी को कोई प्रॉब्लम पैदा कर रही है, यानी कि पास्ट के लॉ के वजह से अगर उसमें कुछ कोताहियाँ हो गई, कुछ कमियाँ हो गई, और उसको फ्यूचर में अगर कहीं किसी वक्त चैलेंज किया जा रहा है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, अपने ही लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, या फिर कोई ऐसा लॉ, ठीक है, जो ऐसा लॉ जो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया है और एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, और उस लॉ से समाज का नुकसान हो रहा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, तो इस लॉ को जुडिशियल एक्टिविज्म में जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति जाकर के जो है इसको चैलेंज कर सकता है। तो न्यायिक सक्रियता ये हो गया, उसको जुडिशरी जो है इंटरप्रेट कर सकती है अपने ही पिछला पास्ट में किसी, अरे यार क्या यार, ठीक है, तो पास्ट में कोई लॉ जो है वो अगर बना दिया गया है तो उस लॉ को क्या कर सकती है जुडिशरी, ठीक कर सकती है, ठीक है, उसको फ्यूचर में इंटरप्रेट कर सकती है, और जो लॉ बनाया गया है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, उस लॉ को भी इंटरप्रेट कर सकती है, जुडिकल एक्टिविज्म में डाल सकती है कोई व्यक्ति अगर उसको चैलेंज करता है। तो हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 तक नागरिक को जो दिया गया है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, फंडामेंटल राइट्स को फैक्ट चेक करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सू मोटो एक्शन है, यानी कि कार्रवाई कर सकती है, किसी व्यक्ति को जो है इंडिविजुअली तौर पर जो है एक्शन ले सकती है, किसी व्यक्ति के ऊपर रिट्स जारी कर सकती है, ठीक है, रिट्स जारी किया जाता है। मैंडेमस क्या होता है, देखिए मैंडेमस ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट नीचे के जितने भी कोर्ट्स है उन सबको रेगुलेट कर सकती है, उनके लिए ऑर्डर जारी कर सकती है, उनके लिए इशू कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए ये सब के बावजूद हम देखेंगे कि जुडिशरी को फिर भी देखिए कि एक लिमिटेशन है, यानी कि जुडिशरी के पास जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के काम में इंटरफेयर करने के विषय में अगर देखा जाए तो जुडिशरी के पास एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन के बाद जुडिशरी लेजिस्लेटिव ना सही से कर पाएंगे, लेजिस्लेटिव के काम में सही इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, और ना एग्जीक्यूटिव के काम में जो है सही इंटरफेयर कर पाएंगे। जुडिशरी के पास देखिए एक अपना ही मतलब उनका जो लिमिटेशन है, जो न्याय को इंटरप्रेट करने का, और फिर एग्जीक्यूटिव का काम अलग होता है, लेजिस्लेटिव का काम अलग होता है, और जुडिशरी का एक बाउंड्री है। अगर वो ज़्यादा लेजिस्लेटिव के और एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर करने लगेंगे तो वो फिर राज्य के लिए नुकसान होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो जुडिशरी इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो हमारा होता है, एग्जीक्यूटिव जो है ये इलेक्टेड बॉडी है, और इनके ऊपर पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, जबकि जुडिशरी के पास ये चीज़ नहीं होती। जुडिशरी का काम है न्याय करना, जुडिशरी का काम है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जुडिशरी का काम है संविधान को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो कि एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, एक जो है पब्लिक को जवाबदेही है, जो कि ये इलेक्टेड किया जाते हैं, और 5 साल के लिए जो इनका इलेक्शन होता है, और ये जो है पब्लिक के ऊपर जवाबदेह होते हैं। तो जुडिशरी के पास जो है पावर का लिमिटेशन, मतलब एक लिमिटेशन, पावर के लिमिटेशन की बात नहीं है, बात ये लिमिटेशन है कि वो एक हद से ज़्यादा लेजिस्लेटिव के काम में और एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर करेंगे तो फिर राज्य के लिए ये चीज़ जो है अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो नॉट इलेक्टेड, नॉट हैव एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं होती है, किसी विषय के विषय में जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुडिशरी के पास कोई एजेंसी नहीं होती है, मतलब एक्सपर्टीज़ की कमी है, मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर करने की एक्सपर्टीज़ जुडिशरी के पास नहीं होती है ज़्यादा। तो ओपिनियन रीडिपेंड ऑन देयर ऑन द टीचिंग, तो उनका एक समझ लीजिए कि 31 जज है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है, 31, तो 31 जज में से जो वो बेंच चुनेंगे, सीजीआई जो जिस जज को चुनेंगी, तो वो बेंच तय करेगी, यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम में वो बेंच तय करेगी कि वो लॉ वैलिड है कि नॉन वैलिड है। समझ रहे बात। हमारे पार्लियामेंट में 545 मेंबर है जो लॉ को इंटरप्रेट करती है, लॉ को लेजिस्लेट करती है, लेकिन
जुडिशरी में 31 जज है और 31 जज में से भी सीजीआई किसी विशेष जज को चुनेंगी और फिर उस पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के काम में अगर वो दखल देंगे तो इससे क्या होगा कि अब दिक्कत ये है कि इनके पास एक्सपर्टीज़ की कमी है और प्लस इनके पास जो है इनका ओपिनियन जो है मतलब उनके टीचिंग के बेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उनका टीचिंग, उनका बिहेवियर, उनका जो कह लें कि जज साहब का जो होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव का क्या होता है कि वो चूँकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये पब्लिक के ऊपर तय करते हैं, यानी कि जो नेता जो डिसीजन लेते हैं वो नेता किस तरह का डिसीजन लेते हैं। अच्छा बताइए, जुडिशरी जो डिसीजन लेगी क्या वो पब्लिक को देख करके लेगी, मतलब कि हमको अगला साल जो है हमको वोट नहीं देगा, ऐसे तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की जो उनका ओपिनियन होता है वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। वो पब्लिक को नाराज़ करना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि पब्लिक उनके हित में, पब्लिक उनके अंदर हो, पब्लिक उनको सपोर्ट करे, यानी कि वो लोगों के डेमोक्रेटिक जो है क्राइटेरिया को, डेमोक्रेसी को मद्देनज़र रखते हुए वो उस चीज़ को जो है फैसला लेती है। तो जुडिशियल कमेंट्स हैव क्रिएटेड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, और फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के काम में इंटरफेयर करने की वजह से कई सारा कन्फ्यूजन पैदा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। जैसे कि अगर बात करें तो 2017 में जुडिशरी ने कहा था कि हाईवे के करीब 25 किलोमीटर के आसपास कोई भी वाइन शॉप नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी वाइन शॉप नहीं होना चाहिए तो कह दिया गया है, लेकिन इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये ग्राउंड फैक्ट जुडिशरी की कमी थी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब कई सारे लोग का जॉब है वहाँ पर, कई सारे लोग जो है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, इससे जो है रेवेन्यू का लॉस है, और फिर मतलब और भी कई सारी चीज़ों का लॉस है। जुडिशरी ने सिर्फ एक चीज़ देखा कि वाइन पी करके जो शराब चलाते हैं, जो रोड के किनारे, हाईवे के किनारे जो शॉप होता है, तो फिर वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। तो ये एक चीज़ उनके दिमाग में था, लेकिन बाकी और भी कई सारी चीज़ जो उससे इंटरकनेक्टेड है, उन चीज़ों को नज़रअंदाज, चूँकि नज़रअंदाज की बात नहीं, वो उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं, बात ये है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक कवर हो गया। 2 बार कॉल भी आ गया, डिस्टर्ब हो गया, लेकिन फिर भी मैं चूँकि 14 मिनट बोल चुका था और मुझे यह पसंद नहीं आया कि मैं वीडियो काट दूं, तो ठीक है। तो ये था पहला आर्टिकल। चलिए अब दूसरा आर्टिकल देखते हैं। तो दूसरा आर्टिकल है इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका। तो ये क्या है? देखिए, कोविड-19 का महामारी, तो अब जो देश जितना मजबूत है उन्होंने उतना अच्छे तरीके से इस महामारी से उबरने के लिए कोशिश की, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, जिनका स्थिति ख़राब है, जैसे कि अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में तकरीबन ऑलमोस्ट 54 कंट्री में, अफ्रीकन यूनियन में 54 कंट्री है, तो 54 कंट्री में मान लीजिए 30 से ज़्यादा देश जिसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो अब देखिए चाइना का क्या स्ट्रैटेजी है। ऐसे में चाइना ने क्या किया, चाइना ने लोगों को अपनी सेंटिमेंट अपने हित में करने के लिए, जो कि एंटी चाइना जो सेंटिमेंट कोविड-19 की वजह से दुनिया में जो फैल रही थी, चाइना अब क्या करना चाहता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट करके, उन देशों की मदद करके, अपने बायलैटरल हित को, अपने जो है कह लें कि इंटरनेशनल हित को साधने के लिए चाइना जो है इन देशों को सपोर्ट कर रहा है, पूरा जमकर सपोर्ट कर रहा है। मास्क दे रहा है, वेंटिलेटर दे रहा है, बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे सॉप हो गया, वाटर फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में चाइना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, ठीक है। और पर्पज़ क्या, देखिए चाइना का पर्पज़ तो वही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अफ्रीका में पहले से चाइना ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर कर्ज भी दे चुका है कई सारे देश को, और देख लीजिए कि एड देने का काम जो है चाइना का बहुत ज़्यादा है। चाइना का एक जो अलीबाबा जो कंपनी है, अलीबाबा, इसके सबसे बड़े रिच बिलियनर जैक मा, ठीक है, जैक मा साहब ने भी इन्होंने भी जो है अफ्रीकन कंट्री को कई सारे एड्स दिए, कई सारे मदद प्रोवाइड किया, ठीक है। तो चाइना का मकसद क्या है, चाइना देखिए चाहता क्या है। सबसे पहली बात है कि चाइना देखिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनाना चाहता है अफ्रीका का। बहुत दोनों चाइना और अफ्रीका के बीच में जो है काफ़ी रिलेशन जो है बहुत इम्प्रूवमेंट है, और दूसरा चाइना चाहता है कि इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। और बेजिंग को जो है, बेजिंग का मकसद यानी कि चाइना का मकसद कि ह्यूमैनिटरी असिस्टेंट दे करके दिल जीत लिया जाए, यानी कि जो वहाँ पर जो एंटी चाइना सेंटिमेंट है उसको दबा दिया जाए, ठीक है। डोनेशन डिप्लोमेसी है, समझ रहे बात। तो ये चीज़ चाहता है कि उनका फोकस, इनका प्रतिष्ठा बढ़ जाए, समझ रहे बात।
और उनको जो है आगे, जैसे कि FAO हो गया, WHO, देखिए अभी WHO का जो चेयरमैन है वो कौन है, उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, तो वो कौन है, वो साहब जो है अफ्रीका से ही है। तो चाइना जो है इनका इस्तेमाल करना, अफ्रीका देश को जो है कई सारे UN बॉडी में भी जो है अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल जो है चाइना बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। तो इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया देखिए क्या है, इंडिया का हित क्या है अफ्रीका में, और अफ्रीका को किस तरीके से चाइना की मतलब जो जो बहुत ज़्यादा जो चाइना जो कर रहा है उसके लिए इंडिया का क्या अप्रोच है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्स है। चाइना की तरह जो है भारत की जेबें भरी हुई नहीं है। चाइना की तरह जो है भारत के पास जो है इतना ज़्यादा कह लें कि रिसोर्सेज नहीं है। तो भारत के पास लिमिटेड रिसोर्स है, और फिर इस लिमिटेड रिसोर्स में भी देखा जाए तो भारत जो कदम अफ्रीका कंट्रीज़ में जो उठा रहा है, जो अपना पहुंच ग्लोबल पावर बनने के लिए जो भारत का जो अप्रोच है, तो देखा जाए तो ये कम नहीं है। 18 देशों में, अफ्रीका के 18 देशों में एम्बेसीज जो हमारी नहीं है, एम्बेसीज खोलने की बात है। 18 देशों में भारत जो है एम्बेसीज खोलेगा, ठीक है। और देखिए क्या क्या भारत का अप्रोच है। तो देखिए भारत ने भी कई सारी सपोर्ट की है। भारत का सपोर्ट देखिए क्या है, कई सारे जो है वहाँ पर जो हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, ठीक है, एक्सपर्ट डॉक्टर, तो वो वहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम कर रहे। कोविड-19 से जो है के इसके लिए जो है कई सारे देशों में जो है ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ सप्लाई करता है भारत, अफ्रीकन देश को बहुत ज़्यादा सप्लाइयाँ करता है। जेनरिक मेडिसिन का हब है भारत, बहुत सस्ता दवाई देता है भारत जो है। और तो इधर तो देख लीजिएगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है, ये भारत ने जो है बहुत ज़्यादा तादाद में तकरीबन $600 मिलियन की जो है जिसकी कीमत होती है, इतना ज़्यादा जो है ये दवाई जो है भारत ने अफ्रीका देश को सप्लाई किया है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से भारत जो कई सारे जो है फार्मेसी एजेंसी जो है भारत के दवाइयों को, मतलब जो है जेनरिक मेडिसिन दवाइयों को जो है प्रतिबंध और या फिर इसको एक्सपोर्ट में कमी करने की जो है बात करती है। लेकिन भारत जो है अफ्रीकन देश की फ़ायदे के लिए जो है, जो कि अफ्रीका देश नहीं चाहता कि भारत से जेनरिक दवाइयाँ वहाँ पर आना बंद हो, क्योंकि वहाँ का स्थिति जो इतनी बुरी होती है, इसके वजह से अगर जिन दवाइयों का भी अगर जो है एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाए, इंपोर्ट अगर बंद हो जाए, तो फिर बहुत ख़राब स्थिति हो सकती है। तो भारत बहुत भारी मात्रा में वहाँ दवाइयाँ सपोर्ट करता है, दवाइयाँ सेंड करता है। तो फार्मेसी कंपनियां, इसकी लॉबी जो मजबूत है वो अपोज करती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत जो है देता है, ठीक है। तो $600 मिलियन के बराबर जो है भारत ने जो है इतना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये दवाई वहाँ सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये बात है। 7.9 मिलियन का ग्रांट भी भारत ने दिया है, और कई सारे देश का साथ जो है भारत का मिशन सागर में जो है पार्टिसिपेशन है। मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, कॉमोरोस हो गया, मडागास्कर हो गया, ये जो है अफ्रीकन ओशियन आइलैंड जितने भी है, इन लोगों के साथ भी जो भारत का कोऑपरेशन है। मिशन सागर, ठीक है, मिशन सागर में जो है भारत है, और ये सब के साथ जो है भारत कोऑपरेशन कर रहा है। तो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक कर रहे हैं, ठीक है, कई सारे देशों के साथ जो है भारत अपना प्रोफेशन कोविड-19 से जो भी कुछ अभी इम्प्रूवमेंट हुआ, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, तो अफ्रीका देशों के साथ अपना टेक्नोलॉजी और अपना जो भी लर्निंग है वो शेयर कर रहा है। सार्क देशों के साथ भी जो है शेयर कर रहा है। नाइजीरिया, केनिया, मॉरिटशियस, नाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया है क्या, तो ये सब देशों के साथ जो है भारत शेयर कर रहा है। कई सारे जो है बिजनेसमैन हमारे भारत के जो करोड़पति है, उन लोगों ने भी जो है अफ्रीकन कंट्री में कई सारे दान किए, डोनेट किए, कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश किए, और कई सारे एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारत की भी जो है गुडविल अच्छी है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अफ्रीका के कई सारे जो है स्टूडेंट जो है भारत में आकर के पढ़ाई करते हैं। और फिर ट्रेड भी देख लीजिए अच्छा खासा भारत का है, तकरीबन $20-25 बिलियन का तो होगा ही बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच में। तो ठीक ठाक रिश्ता है, लेकिन फिर भी चाइना की जो स्ट्रेटजी है, चाइना का जो वहाँ पर पैर है, वो भारत से कई गुना ज़्यादा है। चाइना के पास जो कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वजह ये है, ठीक है। तो ठीक है, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो ये 2 टॉपिक हो चुका है, और तीसरा टॉपिक क्या है, ठीक है, 1 मिनट। तो GS पेपर 3 में ये काम आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारे इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के से रिलेटेड है, और ये कवर करेगा वर्कफोर्स इशू डिमांडिंग, ठीक है। तो देखिए फिर क्या हुआ कि देखिए पहली बात ये है कि हमारी जो अभी जो इकोनॉमी जो है बहुत ही स्लो डाउन में है, और अभी जो खबर है ये भी अच्छी नहीं है। जैसे कि माइग्रेंट लेबर सब अपने अपने घर को जो है माइग्रेंट कर रहे हैं,
तकरीबन 10% माइग्रेट लेबर जो है केवल जो है रुके हुए हैं। 10%, समझ रहे बात। अब जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, जितने भी जो है उद्योग है, अब 10% लेबर, तो ये तो इनफ है नहीं। तो ये क्या होगा कि अब लेबर, चूँकि हमारे देश में लेबर की कोई कमी नहीं है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे देश में आबादी है और आबादी के हिसाब से हमारे पास एक अच्छा मतलब डिविडेंड है, हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है फ़िलहाल के लिए, जो लेबर की क्राइसिस होने वाली है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जो हमारे बड़े बड़े उद्योग है, चूँकि 10%, सिर्फ 10% वर्कफोर्स जो है रुका हुआ है शहरों में, बाकी सब माइग्रेट कर चुके हैं। तो ये क्राइसिस है। अब चूँकि जो है डिमांड की भी अब धीरे धीरे चूँकि अर्थव्यवस्था खुल रही है तो डिमांड भी होने वाला है, और अब जब डिमांड होगा तो कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो कंजप्शन ज़्यादा होगा तो फिर प्रोडक्शन भी होना चाहिए। अब लेकिन प्रोडक्शन कैसे होगा जबकि लेबर हमारे पास शॉर्टेज हो रहा है। अब लेबर जितने भी है सब माइग्रेट कर गए, तो ठीक, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देखिए अब क्या होगा कि कई सारे राज्यों ने, जैसे कि लेबर के लिए देखिए क्या है कि उनको फिर से जो है उनको सिचुएशन वैसा बनाना पड़ेगा, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको वेज बढ़ाना पड़ेगा, लेबर लॉ को आसान बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से जैसे कि यूपी और एमपी और इन्होंने लेबर लॉ को जिस तरीके से चेंज किया है, 12 घंटा कर दिया, ओवर टाइम जो है नहीं कर दिया है। फिर उसके बाद जो है 72 घंटा जो है सप्ताह में, सॉरी 72 घंटा नहीं, मतलब सप्ताह में जो है टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें जो है हतोत्साहित करती है, तो ये सब चीज़ों को जो हटाना चाहिए और एक अच्छा जो है माहौल फिर से क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सारे लेबर फिर से अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो चलिए ये बात हो गया कि लेबर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि माइग्रेट कर चुके हैं, जो कि अब हमारा इकोनॉमी खुलने वाला है और हमारा इकोनॉमी अब ग्रोथ आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ेगा, उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए, हमारा हमेशा पॉजिटिव ही उम्मीद होनी चाहिए। नेगेटिविटी देखिए क्या है कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या है। पॉजिटिविटी का मतलब ये हो गया कि आप एक चीज़ जो है अपने दिमाग में अच्छा सोचते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अच्छा करते भी हैं। तो हम अच्छा करेंगे भी, हम कोशिश करेंगे हमारा देश की इकोनॉमी की सुधार हो, अर्थव्यवस्था की सुधार हो, और प्लस इस जो अटेंशन हमारा होगा, मतलब मेहनत के साथ साथ हमारी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए। जब हम काम पॉजिटिव करेंगे, ध्यान रखें सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ आप अपने पढ़ाई पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब आप पढ़ाई करो तो अपने दिमाग में कभी नेगेटिविटी मत लाओ कि एग्ज़ाम क्लियर होगा, इतने सारे लोग कंपटीटर है, इतने सारे लोग हैं, 16 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, 4 लाख लोग नहीं भरते हैं, 12 लाख एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 8 लाख तकरीबन जो है 8,000 पास होते हैं, प्री निकालते हैं, 800 जो है मेंस निकालते हैं। फिर ये सब दिमाग में स्टेप पॉजिटिविटी लाइए, यानी कि आपको 800 सीट नहीं चाहिए। आप देखिए वैकेंसी कितना 900 है, आपको 900 सीट तो नहीं चाहिए ना, आपको 1 चाहिए। तो आपको पॉजिटिविटी इस तरीके से होना चाहिए कि सपोज डेट एक गिलास है, उसमें आधा गिलास पानी है, तो आपको ये नहीं कहना कि आधा गिलास खाली है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि आधा गिलास भरा है, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक बबल्स आएगा, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और नंबर भी शो कर गया होगा वहाँ पर जो कॉल आ रहा था। तो वैसे कोई बात नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। थैंक यू।